देश के अंदर चुनाव जीतने की कुंजी अगर किसी के पास है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके चंगुल में फंसा हुआ है चुनावी तोता, जिसे चुनाव आयुक्त कहते हैं, और उस चुनाव आयुक्त का नाम है ज्ञानेंद्र कुमार, जिन्होंने किस तरह से चुनाव जिताया, किस तरह से उन्होंने बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में अपना तिलिस्म चलाकर एसआईआर के बहाने भाजपा को सत्ता सौंप दी। जबकि दोस्तों, देश की सर्वोच्च अदालत, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि अगर कोई 2-1 के बहुमत से प्रतिनिधि चुना जाएगा तो वह पाक साफ होगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश दरकिनार करते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपने बहुमत का अहम दिखाते हुए चुनाव आयुक्त नियुक्ति का नियम बदल दिया, विपक्ष का 1, सत्ता के 2, और जो सत्ता के 2 कहेंगे वही चुनाव आयुक्त होगा। यह बात विपक्ष को पहले ही समझ में आ जाना चाहिए थी, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं उलझा रहा और उसके हाथ से राज पे राज निकलते चले गए। अब मामला यूएन में पहुंच गया है, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री की नहीं चलेगी, और वहां पर एक एक बिंदु पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं मुकेश रैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोलियो पे। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने भारत की चुनावी प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। सवाल यह है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष प्रतिवेदकों ने भारत सरकार से क्या पूछा, 60 दिन का समय क्यों दिया गया, जवाब आया या नहीं, और जवाब नहीं आया तो मामला सार्वजनिक कैसे हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी। एसआईआर को लेकर भारत सरकार और चुनाव आयोग से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा। पत्र में कई सवाल उठाए गए। क्या मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी थी? क्या लोगों को दस्तावेज जमा करने और आपत्ति दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय मिला? क्या इस प्रक्रिया से कुछ समुदायों के मतदाताओं पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है? और यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से यह सब हुआ है तो यह समझ लीजिए कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला हुआ है। दोस्तों, आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा होगा। 27 लाख वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, उन्होंने कहा चुनाव हो जाने दो, उसके बाद देख लेंगे। जबकि टीएमसी को 3 करोड़ 60 लाख वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ 92 लाख वोट मिले। अगर 27 लाख वोट यह वोट डले होते तो स्थिति क्या होती। लेकिन हर जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री का तोता
उपस्थित था, जैसा उसे रटा दिया गया वैसा ही बोल रहा था। रिपोर्ट के अनुसार इस संचार पर भारत से निर्धारित समय के भीतर जवाब अपेक्षित था। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक प्रणाली में यदि समय पर उत्तर नहीं मिलता है तो ऐसे पत्र सार्वजनिक किए जा सकते हैं। इसके बाद यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आया। लेकिन आपने देखा होगा किसी मीडिया ने यह चलाया, कहीं इसकी डिबेट हुई नहीं हुई, क्योंकि बिकाऊ माल टिकाऊ नहीं होता है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने इन सभी चिंताओं को सिर से खारिज किया। आयोग का कहना है कि एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी, कानून संहिता और सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांतों के अनुरूप है। आयोग ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों की आशंकाएं तथ्यात्मक आधार पर सही नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या संयुक्त राष्ट्र ने भारत के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया? इसका उत्तर है नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने विशेष प्रतिवेदक किसी देश पर बाध्यकारी निर्णय नहीं देते हैं, वे केवल स्पष्टीकरण मांगते हैं, चिंताएं दर्ज कराते हैं और संबंधित सरकार से जवाब चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर चुनावी पारदर्शिता, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर बहस तेज कर दी है। एक पक्ष इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठी गंभीर चिंताएं बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि भारत की चुनावी व्यवस्था मजबूत है और उस पर अनावश्यक सवाल उठाए जा रहे हैं। फैसला और राय दर्शकों पर छोड़ते हैं। क्या इस तथ्य और सवालों का सार्वजनिक और विस्तृत जवाब दिया जाना चाहिए? क्या चुनावी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लोकतंत्र को मजबूत करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।